गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। हमारा सब्जेक्ट चला हुआ है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जिसमें हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने संविधान सभा के गठन, संविधान के विकास, उसके बाद संविधान की अनुसूचियां, संविधान के स्रोत, भाग 1 और भाग 2 के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान का भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये संविधान का, बहुत सारे क्वेश्चन कैरी करता है यहाँ से। सो देखिए, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार, ये है हमारे अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, यानी कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। इसमें देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। ये भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक तो संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका जो प्रहरी है यानी कि उनकी जो सुरक्षा करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। एक चीज ये है, और दूसरा कि सामान्य स्थिति में इनको सरकार सीमित नहीं कर सकती, परंतु आपातकाल की स्थिति में कर सकती है। ठीक है, सो ये दोनों चीजें आपके समझने के लिए हैं। उसका देखिए, मौलिक अधिकार जो थे वो जब संविधान लागू हुआ तो 7 थे, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। जो 7वां मूल संविधान था हमारा, वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा लिया गया था। ये संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, और इसे अब आर्टिकल 300 ए में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये कानूनी अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार होता था। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 प्रकार के हैं। अब देखिए, इसके अगर इतिहास के बारे में जाएं तो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, उसमें मूल अधिकारों की मांग जो थी उसका प्रारूप तैयार किया गया था, और इस प्रारूप को तैयार करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1931 में कराची अधिवेशन में। अब देखिए, इसके आगे चलते हैं तो जो भाग 3 है हमारा, उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब कई बार आपके पास मैग्ना कार्टा वर्ड आया होगा कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा या ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का मैग्ना कार्टा। अब यहाँ पे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? ये अधिकारों का प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। सो बेसिकली मैग्ना कार्टा क्या होता है? एक प्रपत्र होता है जिसमें किसी को अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, सो कि किस प्रकार से इस चीज का कोई भी अगर हमारा एक गोल है या ऑब्जेक्टिव है, उसकी पूर्ति के लिए अथॉरिटी किसको दी गई है, अधिकार किसको दिए गए हैं, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। अब ये 6 प्रकार के हमारे अ, अधिकार हैं। इनमें हमारे पास आते हैं समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 19 से 22। देन शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, ये 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हैं, और किन किन आर्टिकल्स में है ये भी साथ में दिया गया है। अब जो हमारा समता का अधिकार है यानी समानता का अधिकार है, वो है आर्टिकल 14 से 18। इसमें क्या है कि भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। इसमें डिफरेंट आर्टिकल आते हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, वो है विधि के समक्ष समानता।
विधि मीन्स कानून, यानी कि जो राज्य है कानून के हिसाब से हर एक व्यक्ति को समान समझेगा, आर्टिकल 14। देन आर्टिकल 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे भेद करना प्रतिषेध है। यानी कि जो देश है, हमारा राज्य है, वह किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। समस्त भारतीय एक समान है। आर्टिकल 16 है अवसर की समानता। आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत, और ये सामाजिक न्याय से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत जो है सामाजिक न्याय से संबंधित आर्टिकल है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। इसके द्वारा कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। बहुत सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं और जो नई उपाधियां शुरू की गई हैं वो भी आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही की गई हैं। देन हमारे पास आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहला है 19A, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं, और सूचना पाने का अधिकार यानी आरटीआई। जो प्रेस की आज़ादी है और आरटीआई है, ये 19A के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। उसके बाद आर्टिकल 19B है, जिसमें शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता है। देन 19C है, जिसमें किसी भी प्रकार का संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D है, जिसमें किसी भी भूभाग पे, यानी भारत का जो निवासी है वो भारत के किसी भी भूभाग पे जा सकता है, उसकी स्वतंत्रता है, जाने की स्वतंत्रता है। और 19F है, जैसे किसी भी स्थान पे निवास करने की स्वतंत्रता है। 19 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, ये एक है। अपराधी को केवल तत्कालीन कानून उपबंध के तहत सजा मिलेगी। अपराधी को जो सजा मिलेगी वो उस समय के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। और किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 20 में कहा गया है। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करना जो है वो संविधान में बताया गया है कि ये सर राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, देखिए अब आर्टिकल 20 और 21 में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों आर्टिकल आपातकाल में भी स्थगित नहीं होते। आपातकाल जब लगाया जाता है तो बाकी जो हमारे अधिकार हैं भाग 3 के, वो कुछ समय के लिए स्थगित किए जा सकते हैं, बट 20 और 21 जो है वो स्थगित नहीं होते हैं। देन आर्टिकल 21A है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। ये संविधान का 86वां संशोधन है जो 2002 में हुआ था। 2010 में ये लागू कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा संबंधी जितने भी पेपर होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये मूल अधिकार भी है और ये वयस्कों के लिए मौलिक कर्तव्य भी आ जाता है। देखिए उसके बाद आता है आर्टिकल 22 बंदीकरण के संरक्षण की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या है कि जो कानून है यानी पुलिस जो है वो गिरफ्तारी नहीं कर सकती है व्यक्तियों की कुछ परिस्थितियों में, या फिर अगर वो गिरफ्तार करती है तो क्या क्या अधिकार हैं एक नागरिक को
उस केस में यदि किसी नागरिक को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। तो यदि पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो उसको उसका कारण बताना होगा कि किस लिए उसको हिरासत में लिया गया। दूसरा है कि अगर कोई किसी को हिरासत में लिया जाता है तो 24 घंटों के अंदर उसे निश्चित दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए या किया जाएगा। तो अगर किसी को हिरासत में लिया जाता है तो उसे दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे के भीतर पेश किया जाएगा। ठीक है। और जो हिरासत में लिया व्यक्ति है उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता यानी वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ये अधिकार है आर्टिकल 22 में। ठीक है। सो आर्टिकल 23 के अनुसार जो है नाम तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, मतलब मानव को ना खरीदा बेचा जा सकता है और ना जबरदस्ती काम कराया जा सकता है। इसके साथ साथ है कि 24 साल से कम 24 जो आर्टिकल है उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों इत्यादि पे में काम करने पे प्रतिबंध है। आर्टिकल 23 और 24 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25 में है धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है। सो इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि जो सिखों को कृपाण रखने का अधिकार प्राप्त है वो किस आर्टिकल के अनुसार है। सो ये अनुच्छेद 25 के अनुसार जो है कृपाण रखने का अधिकार प्राप्त है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 है। सो कोई ज़्यादा इनमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29-30 है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32। सो भीमराव अंबेडकर जी ने इसे मौलिक अधिकारों का सबसे अंग माना और उनके अनुसार यह संविधान की आत्मा एवं हृदय है। उन्होंने कहा था कि अगर आर्टिकल 32 को हटा दिया जाता है तो फिर संविधान के बाकी अधिकारों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। आर्टिकल 32 में बेसिकली हमें क्या प्रावधान दिए गए हैं कि यदि हमारे किसी भी अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 के अनुसार जो न्यायालय है वो 5 प्रकार के रिट यानी याचिकाएं जो हैं उनको निकालने की का अधिकार दिया गया है। ये 5 प्रकार की रिट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझते हैं हम आगे कौन कौन सी है 5 प्रकार के रिट्स या याचिकाएं और किस किस केस में ये जारी की जाती हैं। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। देन परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सरसरी, अधिकार परीक्षा लेख, क्यूयो वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट्स जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो जारी करता है। उसको प्रावधान किया गया है आर्टिकल 32 के अनुसार अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो। अब देखिए इसमें सबसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या है, यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध की जाती है जो किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना के रखता है। ठीक है। उस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वह 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को दंडाधिकारी के सामने उपस्थित करे और इस दौरान यात्रा के समय को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, जो भी व्यक्ति किसी को हिरासत में लेता है उसे आदेश है कि 24 घंटे के भीतर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा और यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं होता है। अगर जैसे मान लो किसी के विरुद्ध दिल्ली से रिट आई है और हिमाचल से उसकी गिरफ्तारी होती है तो जो यहाँ से जाने का समय है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता, उसके अलावा 24 घंटे का होता है। ठीक है। देन दूसरी है परमादेश यानी मैंडेमस।
या उस पदाधिकारी को दिया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्य से विमुख हो गया हो। इसमें उसे कहा जाता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे। यानी कि अगर कोई अधिकारी, जो पदाधिकारी है, सार्वजनिक पद पे बैठा है, अगर वो अपना कार्य, कर्तव्य नहीं करता है अच्छे तरीके से, तो उसके विरुद्ध ये आदेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तीसरी है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है, वो अधीनस्थ न्यायालय को कहते हैं कि वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर किसी भी मामले पर कार्रवाई ना करें। ठीक है। सो प्रतिषेध, प्रोहिबिशन जो है वो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश अधिकारियों को थी। प्रतिषेध उच्च कोर्ट से लोअर कोर्ट में ये याचिका या रिट दी गई है। उसके बाद है उत्प्रेषण या सरसरी। अब इस रिट में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कहते हैं कि अपने लंबित मुकदमे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे ताकि उन पे जल्दी से जल्दी फैसला हो सके। सो उत्प्रेषण में क्या है, जो उच्च न्यायालय है हमारे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है, वो अधीनस्थ न्यायालयों को कहते हैं कि आपके पास जो लंबित मुकदमे पड़े हैं, लंबे समय से पड़े हैं, उनको आप हमारे पास भेज दीजिए, यानी कि अपने उच्च वरिष्ठ न्यायालय को भेज दीजिए ताकि उनका फैसला जल्दी से जल्दी किया जा सके। सो जो प्रोहिबिशन थी और जो उत्प्रेषण है यानी सरसरी है, वो न्यायालय टू न्यायालय की याचिका की गई है। अंतिम है अधिकार परीक्षा लेख यानी क्यूओ वारंटो। या अधिकार लेख सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा उसे जारी किया जाता है जो पदाधिकारी ऐसे कार्य को करने लगता है जिस कार्य को करना उसका वैधानिक अधिकार नहीं है। तो न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अधिकार परीक्षा लेख क्या है कि अगर कोई अधिकारी है, वो उसका काम है मान लो एबीसी और दूसरे का काम है एक्स वाई जी, तो जो एबीसी है वो एक्स वाई जी का काम करने लग जाए, जो उसका काम नहीं है, उसको अधिकार प्राप्त नहीं है उस काम को करने का, फिर भी अगर वो काम कर देता है कि भाई मैं कर सकता हूँ इस काम को, तो उसके विरुद्ध जो कोर्ट है वो उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है। सो इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा लेख। देखिए इसमें पांचों में एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभी कमीशन के एग्जाम्स में आता है, आपको क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा रिट या कौन सी याचिका जो है वो वरिष्ठ न्यायालय या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हैं। ठीक है। कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हैं। इसमें क्या है, पांच, आपके पास पांच प्रकार की रिट्स हैं और उन पांच प्रकार की रिट्स में दो रिट्स जो हैं उत्प्रेषण और प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ये जो दो रिट्स हैं ये न्यायालय टू न्यायालय हैं। मीन्स जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है। बाकी तीन जो हैं वो अधिकारियों को जारी किए जाते हैं। सो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगी, दोनों में से एक ऑप्शन होगी एग्जाम में, वो आपने टिक करनी है। या तो ये क्वेश्चन आता है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो। दूसरा, आपके बारे में किसी भी रिट की याचिका की डेफिनेशन जो है, परिभाषा आ सकती है कि ये कौन सी रिट होती है, तो वो तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने बताया वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। बाकी जो अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है अगर वो भारत की भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। मान लो किसी के पास, किसी से कोई
कोई यहाँ पे टूरिस्ट आता है, भारत में रहता है, तो उसके प्राणों की सुरक्षा भी भारत के अंतर्गत आता है। उसको अधिकार है कि राज्य उसके प्राणों की सुरक्षा करेगा, या जो अन्य अधिकार प्राप्त है, कानून के समक्ष समानता है, वो सारे अधिकार जो है वो उसको प्राप्त है। लेकिन जो 15, 16, 19, 29 और 30 हैं, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। सो जो सबको प्राप्त है अधिकार, हाँ, इसमें एक चीज है कि जो ये जो हमारा कोई अगर शत्रु देश है उसके नागरिकों को प्राप्त नहीं होंगे। बाकी जितने भी विदेशी हैं उनको ये अधिकार प्राप्त हैं, यानी सबको प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये जो है ये सारे ही लोगों को प्राप्त है, सारे ही नागरिकों को प्राप्त है, चाहे भारत के नागरिक हो चाहे विदेशी हो, शत्रु देश के लोगों को छोड़कर। और जो केवल भारतीयों को प्राप्त है वो ये आर्टिकल है 15, 16, 19, 29 और 30। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए इसके बाद है मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है। ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनका महत्व क्या है, एक तरह से समरी हो गई इसकी। सो ये सार है हमारे आज के टॉपिक का कि यह लोकतंत्र के आधार तत्व है, आधार है लोकतंत्र का। इसमें व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को सुनिश्चित किया गया है। देन मौलिक अधिकार व्यक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, राजनीतिक चेतना को जागृत करते हैं। इनसे नागरिकों में के व्यक्तित्व का विकास होता है। ये सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये भारत में कानून का शासन स्थापित करते हैं। देन सामाजिक समानता स्थापित करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के आधार हैं, कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और कुल मिला के ये अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला हैं। सो ये महत्व है हमारे मौलिक अधिकारों का। इसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप अगेन कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है टेट, टीजीटी या अन्य एग्जाम्स के लिए। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। सो बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपसे सिर्फ आर्टिकल पूछा जाता है, या आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक हो गया, जैसे सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो कौन लगाता है सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध। इस प्रकार के क्वेश्चन भी ये इससे बन सकते हैं। ठीक है, सो अभी फिलहाल इतना करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की और नीति निदेशक तत्वों की। ठीक है, सो अभी फिलहाल इतना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।